ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, हाजिर हम हर रोज़ की तरह आपकी जेब, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और उन खबरों का हमारे जीवन पर किस तरीके का असर होगा उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हर बार की तरह सबसे पहले आपको ये बता देते हैं फटाफट कि आखिर में किन महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर बड़ी उलझन। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को लेकर के नए कुछ गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेकर के डिटेल में बातचीत करेंगे। गेहूं की महंगाई से सरकार हैरान है और क्या इसका हल निकलता हुआ दिखाई देगा, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। धान की एमएसपी पर राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है, क्या है पूरी खबर, डिटेल में करेंगे बातचीत। सावधान रहे मार्केटिंग कॉल करने वाले। जी हाँ, लगातार हम सबको ये कॉल्स परेशान करती हैं, इसको लेकर के लगातार हम चर्चा करते रहे हैं। आज भी डिटेल में इस पर बातचीत होगी। और कौन से म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है जोखिम, इस पर भी करेंगे डिटेल में बातचीत। और क्या बंद हो जाएगा यूलिप, क्या है पूरी खबर, डिटेल में बातचीत करेंगे विस्तारपूर्वक। लेकिन सबसे पहले अपडेट देंगे आपको मानसून के बारे में। करीब 10 दिन तक रुके रहने के बाद मानसून अब फिर से आगे बढ़ने लगा है। शुक्रवार को मानसून मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका है। पूर्व में भी मानसून ओडिशा, झारखंड और बिहार पहुंच चुका है। हालांकि उत्तर और पश्चिम भारत में मानसून का अब भी इंतजार हो रहा है। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में बरसात की कमी अभी भी बनी हुई है। सर, कुछ सुधार दिखाई दे रहा है मानसून में? मानसून के चार्ट को और करीब से देखने की ज़रूरत है। अगर आप डेफिसिट की साइड से देखें तो अभी आमतौर पर वर्षा की जो कमी है या जो डेफिसिट है वो ऐसा ही बना हुआ है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें और इसके पश्चिम की भारत के पश्चिम की तरफ देखें तो 10 तारीख से 21 तारीख तक बहुत लंबा समय है हाल फिलहाल के मानसून के इतिहास में, जब 10 दिन से मानसून की पश्चिमी धारा वहीं गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर अटकी हुई है। और ये जो कमजोरी है ये आने वाले समय में गुजरात, मध्य प्रदेश के हिस्सों में बड़ी चुनौती बनेगी। जो थोड़ा सकारात्मक संकेत मिला है वो आप बीच की धारा को देख सकते हैं, बीच की नीली रेखा को देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में थोड़ा सक्रिय होती दिखाई दे रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने बारिश की कुछ सूचनाएं देखी हैं। इसके अलावा पूर्वी मानसून लगभग वही है जैसा जो परिस्थिति कल थी। बंगाल का कुछ हिस्सा कवर हुआ और बिहार के कुछ हिस्से में मौजूद है। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा यहां अभी डेफिसिट करीब 17 से 20% है, बल्कि कई क्षेत्रों में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में पानी की कमी या रेनफॉल का डेफिसिट बढ़ गया है कल की तुलना में, 20 जून की तुलना में 21 जून में। लेकिन उम्मीद यह है कि यदि मानसून की पश्चिमी धारा थोड़ी सक्रिय होती है तो हम आने वाले समय में बढ़ोतरी देखेंगे। लेकिन अब बहुत सारी ओपिनियन है, बहुत सारी राय आ रही है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से या विशेषज्ञों की तरफ से विपुल जी, वो ये है कि मानसून जितना ठहर गया और जितना रुक गया है उसके बाद अगली प्रगति में क्या ये इस डेफिसिट को पूरा कर पाएगा, क्योंकि आमतौर पर मानसून मध्य भारत से आगे बढ़ते हुए कमजोर होता जाता है। और इस परिस्थिति में क्या हम फिर वहीं देखने जा रहे हैं कि पिछले साल भी जो भारत के प्रमुख खरीफ उत्पादक देशों इलाके थे उन इलाकों में कम बारिश हुई थी, वैसी ही परिस्थिति इस बार भी बनेगी क्या, इसको लेकर अब थोड़ी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, और चिंताएं इसको लेकर के लगातार बनी हुई हैं और शायद बाजार भी इसी बात को लेकर के चिंतित है। अब जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे बाजार की दिशा तय होगी। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल क्रेड, फ़ोन पे या गूगल पे जैसे फिनटेक ऐप से करते हैं तो सावधान हो जाइए, अगले महीने से आपका बिल पेमेंट अटक सकता है। आरबीआई ने 1 जुलाई से सभी बिल भुगतान के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। यानी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के जरिए किया जाएगा। लेकिन अब तक इस व्यवस्था से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी शामिल है। अगर ये बैंक इस व्यवस्था से नहीं जुड़ते हैं तो 30 जून के बाद इनके क्रेडिट कार्ड ग्राहक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड का भुगतान अब नहीं कर पाएंगे। सर, ये किस तरह का पूरा मामला है और ग्राहकों को किस तरह के प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेकर? अगर आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि अब भारत में 2 तरह से क्रेडिट कार्ड के पेमेंट किए जाते हैं। एक तो लोग एग्रीगेटर्स के जरिए पेमेंट करते हैं, जैसे क्रेड है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, बिलडेस्क है, ऐसी तमाम एजेंसियां हैं जिनके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप सीधे बैंक पर जाकर बैंक की वेबसाइट से या बैंक के ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं। तो यदि आप पहली श्रेणी के, पहली कैटेगरी
वर्ग के व्यक्ति हैं और क्रेडिट कार्ड का भुगतान फिनटेक कंपनियों से एग्रीगेटर्स के जरिए करते हैं तो आपका पेमेंट फंस सकता है, समय पर आपका पेमेंट पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। हुआ यह है कि सरकार रिजर्व बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, जिसके बारे में सबको जानकारी है। इसे 1 जुलाई से प्रभावी किया जाना है और इस 1 जुलाई से प्रभावी किए जाने में देश के कई बड़े बैंक जिनकी क्रेडिट कार्ड बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है, उन्होंने अभी तक अपने कार्ड्स को इन सिस्टम से एक्टिवेट नहीं किया और जोड़ा नहीं। जिनमें HDFC बैंक है, करीब 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड हैं, ICICI बैंक 17 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी कर चुका है, एक्सिस बैंक 14 मिलियन क्रेडिट कार्ड का जारी कर चुका है। इन लोगों ने अभी अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम को भारत बिल पेमेंट सिस्टम से नहीं जोड़ा है। तो अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड रखते हैं और इनको सीधे भुगतान करना चाहते हैं इनके ऐप पर जाकर, तो आपके भुगतान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए जाना चाहते हैं और वहां से भुगतान करना चाहते हैं तो इसमें मुश्किल आएगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट की प्रोसेसिंग में अब दिक्कत होगी। 30 जून से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के भुगतान रुक सकते हैं। चलिए, तो इसको लेकर के आप जो है अपने बैंक से बातचीत कर लीजिए, यहाँ पे समस्या आपके लिए पेमेंट में आ सकती है। गेहूं की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार की तरफ से खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला लिया जा सकता है। बीते 2 महीने के दौरान गेहूं की कीमतों में करीब 200 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है, जिस वजह से आटा, मैदा, ब्रेड और बिस्कुट जैसे तमाम खाद्य उत्पादन महंगा होने की आशंका है। 2 महीने पहले दिल्ली में गेहूं का भाव 2478 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर के 2682 रुपये तक पहुंच गया है। सर, क्या गेहूं की महंगाई रोक पाएगी सरकार? गेहूं की महंगाई सरकार के लिए चुनौती है, बल्कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की तरफ मंत्री ने भी शायद ऐसा पता चला है कि उन्होंने इसकी समीक्षा की है। ये ऐसा कई दशकों में पहली बार हो रहा है विपुल, जब खरीफ की रबी की फसल आने के बाद, गेहूं बाजार में भी आने के बाद और सरकार के भंडार में भी आने के बाद गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। और इसलिए अब सरकार की तरफ से 2 विकल्पों पर बात की जा रही है। एक तो खुले बाजार में गेहूं की बिक्री की जाएगी, ऐसा संकेत है। हालांकि सरकार का स्टॉक दबाव में है, कितनी खुली बिक्री की जाएगी और उससे कीमत पर कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर असमंजस है सरकार के भीतर। और दूसरा, एक स्टॉक और भंडारण को लेकर भी अब सरकार की तरफ से सख्ती की जा सकती है। इस बात की संभावना है कि गेहूं के स्टॉकिस्ट पर और इसके भंडारण को लेकर सवाल जवाब किए जाएं और जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि अब नए गेहूं की आपूर्ति होने की तो कोई गुंजाइश नहीं बची है। फिलहाल सरकार इस दुविधा में भी है कि उसे आयात खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। 1 महीने पहले तक इस बात की संभावनाएं, संकेत मिल रहे थे कि सरकार आयात खोलेगी, लेकिन फिर नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद कहा कि गेहूं के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तमाम परिस्थिति के बाद आने वाली तस्वीर देखें तो आटा और गेहूं से बने हुए उत्पाद, रेस्टोरेंट्स पर खाना, ब्रेड, बिस्किट, इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और दौर आने वाला है। जी, इधर केंद्र सरकार ने इस साल धान पर जितना समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, ओडिशा के किसानों को उससे करीब 35% ज़्यादा भाव मिलेगा। ओडिशा की नई सरकार ने घोषणा की है कि वो वहाँ पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर किसानों से धान की खरीद की जाएगी, जबकि केंद्र का समर्थन मूल्य 2300 रुपये है। ओडिशा में केंद्र के समर्थन मूल्य के ऊपर जो भी खर्च होगा उसकी भरपाई वहाँ की राज्य सरकार करेगी। सर, ओडिशा के फैसले के बाद आपको लग रहा है ये धान खरीद पे जो है ये पूरा राजनीतिक मसला बन जाएगा? धान का एमएसपी अब राजनीति में उलझ रहा है, क्योंकि उड़ीसा में नई सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का वादा किया था कि वो 3100 रुपये पर क्विंटल की कीमत पर धान की खरीद करेगी और सरकार का एमएसपी उससे कम है, इसलिए वहाँ राज्य सरकार को इसकी घोषणा तत्काल सत्ता के बाद में आने के बाद करनी पड़ी। पूरे भारत में जितने भी प्रमुख राज्य हैं उन सब जगहों पर अब धान की एमएसपी बढ़ाने का दबाव बनेगा। और ये जो अनुशासन 2016-17 में स्थापित हुआ था भारत में कि आमतौर पर एमएसपी से ऊपर बोनस घोषित नहीं किए जाते थे ज़्यादातर राज्यों में, इसकी वजह ये थी कि इससे बाजार में महंगाई बढ़ने का खतरा था। लेकिन राजनीतिक रूप से अब ये मामला केंद्र सरकार के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ से सबसे धान की पैदावार भी ज़्यादा होती है और बिक्री भी ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि उड़ीसा में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी, जो कि बॉर्डर का सीमावर्ती राज्य, वहां भी समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। और देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव होगा कि वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला करें या राजनीतिक दल इसकी मांग करेंगे, और यहां से समर्थन मूल्य का संतुलन गड़बड़ाने की आशंका है। ये इसके दो बड़ी चुनौतियां राज्य सरकारों के सामने दिखाई देंगी कि एक तो केंद्र सरकार अतिरिक्त पैसा देगी कि नहीं देगी इस खरीद के लिए, क्योंकि समर्थन मूल्य पर तक तो खरीद का पैसा केंद्र सरकार देती, राज्यों को अपने बजट से पैसा देना पड़ेगा, और इससे बाजार में खाद्य महंगाई बढ़ते जाने की अंतर्धारणा और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी।
बाजार नियामक सेबी ने प्री आईपीओ कॉल ऑक्शन सेशन के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। प्री आईपीओ सेशन में दुरुपयोग को रोकने के लिए शेयर बाजारों के लिए अतिरिक्त निगरानी उपाय किए गए हैं। आईपीओ वाले शेयर की लिस्टिंग के दिन का शुरुआती 1 घंटा कॉल ऑक्शन सेशन का होता है। इसके जरिए शेयर की शुरुआती कीमत का पता लगाया जाता है। सर, ये किस तरह का बदलाव? यही सबसे कीमती समय है विपुल जी, जब बाजार में आईपीओ लिस्टिंग होने से 1 घंटे पहले सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। और जैसे आपने देखा है कि बाजार में शेयर लिस्टिंग के बाद तेज बिकवाली आती है, क्योंकि लोगों को लिस्टिंग गेंस लेने होते हैं और यहाँ पर कई अनियमितताओं की, अपारदर्शिताओं का खतरा दिखाई देता है। तो सेबी ने इसमें सर्विलांस के, सतर्कता के नए नियम बनाए हैं। और ये जो विंडो खोली जाएगी 35 से 45 मिनट पहले की विंडो होती है, इस विंडो में कई सारे नियम पारदर्शिता के निर्धारित करने पड़ेंगे। एक्सचेंजेस को इस मामले में ध्यान रखना होगा कि कितनी क्वांटिटी की सौदे इसमें किए जा सकें। जो पहले से प्लेस ऑर्डर्स हैं उनके क्या नियम होंगे, जो कुछ आंकड़े में मिल रहे हैं उस हिसाब से करीब टोटल जो कैंसिल्ड और क्वांटिटी है वो प्री ओपन सेशन में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने अपने ऑर्डर प्लेस किए, होता दरअसल क्या है कि लोग एडवांस में ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको अगर बेहतर कीमत मिलती है तो उसे बेचते हैं, और नहीं तो उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और यही वो सट्टेबाजी का दौर होता है जो प्री आईपीओ सेशन में दिखाई देता है। ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद हमें कई इश्यूज की लिस्टिंग पर और उस लिस्टिंग के बाद कीमतों पर इसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल। इधर बैंकों और एनबीएफसी को ग्रोथ के लिए जोखिम से समझौता नहीं करना चाहिए। ये कहते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर कार्रवाई नहीं करने से बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आरबीआई की कार्रवाई से अनसिक्योर्ड लोन में वृद्धि धीमी होने का अच्छा प्रभाव दिखा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि बैंक अपने कारोबार की ग्रोथ के लिए रिस्क से समझौता ना करें। सर, रिजर्व बैंक किस जोखिम की भविष्यवाणी कर रहे हैं? रिजर्व बैंक को ये पता है कि बैंकों को यदि कर्ज देने की में जिस तरीके के जोखिम लिए जा रहे हैं उनसे नहीं रोका गया तो बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए पिछले साल रिजर्व बैंक ने सख्ती की, आपको पता है, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन के ऊपर प्रोविजनिंग बढ़ाई गई। अभी भी हालांकि आरबीआई मान रहा है कि उस फैसले का कुछ बेहतर असर हुआ है, मौद्रिक नीति में भी आरबीआई की तरफ से बात कही गई थी, लेकिन अभी भी रिजर्व बैंक को लग रहा है कि बैंक्स इस निर्देश को पालन करने में थोड़ी ढिलाई कर रहे हैं और इसे सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। इस समय रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अर्थव्यवस्था में जिस तरीके के दबाव दिख रहे हैं, खासतौर पर उपभोक्ता कर्ज के मामले में, क्योंकि लोगों की आय नहीं बढ़ रही, जीवन जीने की लागत बढ़ रही है, बचतें टूट रही हैं, ऐसी स्थिति में असुरक्षित कर्ज, अनसिक्योर्ड कर्ज बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आपको याद होगा कि हम बताते रहे कि पिछले 1 साल के भीतर बैंकों के पोर्टफोलियो में अब कॉमर्शियल क्रेडिट का हिस्सा लगातार घटने लगा है और जो पर्सनल क्रेडिट है, रिटेल क्रेडिट है, उसका आकार बढ़ रहा है। और इसमें बड़ा रिटेल क्रेडिट एनबीएफसी कंपनियों के थ्रू जाता है, जिन पर भी रिजर्व बैंक ने सख्ती की है। तो यानी आरबीआई मान रहा है कि बैंकों को अगर कर्ज देना है तो वे सख्त नियमों के तहत दें। खुले हाथ कर्ज बांटने से बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल। इधर स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों की तरफ से जमा धन 2023 में 70% की तेज गिरावट के साथ 4 साल के निचले स्तर 9,771 करोड़ रुपए पर आ गया। स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के कुल धन में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। 2021 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा 14 साल के रिकॉर्ड स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंचती हुई दिखाई दी थी। सर, स्विस बैंक में भारतीयों के जो पैसे कम हुए हैं, इसको कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए? इस खबर को 2 तरह से समझा जा सकता है। स्विस बैंक में भारतीय लोगों के जमा में कमी आने का एक मतलब यह है कि पिछले 2-3 साल में जो सर्विलांस के, सतर्कता के नियम बनाए गए, खास तौर पर आपको याद होगा पूरी दुनिया में G20 देशों के बीच सहमति बनी थी कि सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। उस आदान प्रदान के कारण बहुत सारे स्विस बैंक में पहुंचने वाले पैसे कम हुए। लेकिन दूसरी एक बड़ी चुनौती भारत के साथ दिखाई दी, जिसे इस संदर्भ में समझना जरूरी है विपुल जी, कि अब भारत से स्विस बैंक में पैसा नहीं जा रहा, बल्कि भारतीय विदेशी अपना कारोबार लेकर विदेश जा रहे हैं। 2023 में करीब 6500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भारत छोड़ा और उन्होंने भारत से अपने कारोबार को अपने बेस को ट्रांसफर किया। उन्होंने दुबई में, उन्होंने लंदन में, उन्होंने मॉरिशस में, उन्होंने सिंगापुर में अपने फैमिली ऑफिस खोले। तो अब भारत से पूंजी बाहर जाने का जो पुराना नजरिया है वो हमें बदलना पड़ेगा। पुराना पैमाना था कि भारत में बैंकिंग चैनल के जरिए या किसी दूसरे चैनल के जरिए स्विस बैंक्स में पैसा जाता था और माना जाता था कि भारतीय पूंजी बाहर जा रही है। वो दौर अब समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से बिजनेसेस पूरे के पूरे भारत से शिफ्ट हो रहे हैं और भारत में पिछले 2022 में 8,000 लोग HNIs भारत छोड़कर गए थे, ये आंकड़े हैं बताए गए। 2023 में करीब 6500 लोग गए थे और HNIs का मतलब जिनकी नेटवर्थ करीब $1 मिलियन से ज़्यादा होती है।
ये जो पूंजी की उड़ान है या ये जो पूंजीपतियों का भारत से पलायन है, ये ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा है जो स्विस बैंकों में जाने वाले पैसे के तौर पर है। क्योंकि ये पूंजी जो लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, उनके कारोबार, उनके बिजनेस भारत में ही है, उन्होंने कमाया यहाँ से है, लेकिन वो अपनी बचत को, अपनी नेटवर्थ को भारत से बाहर ले जाकर दुनिया के अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। और इसके लिए भारत को अपने यहाँ इस तरीके के विकल्प पैदा करने होंगे कि जो सुपर रिचेज हैं ये भारत में ही इस पैसे को निवेश कर सकें। चुनौती है कि सरकार के सामने आने वाले समय में टैक्स बढ़ाने की चुनौती होगी, और यदि और टैक्स बढ़ता है तो टैक्स सुपर रिचेस पर ही बढ़ेगा, और इससे ये पलायन और बढ़ने का खतरा है। चलिए अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के ज़्यादा वैल्यूएशन को देखते हुए म्यूचुअल फंड उनमें निवेश को लेकर के अब सावधान हो गए हैं। म्यूचुअल फंड्स का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी अत्यधिक है। ICICI म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप में स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। कुल मार्केट कैप में मई के दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों की हिस्सेदारी 36.7% दर्ज की गई है, जबकि 2020 में ये आंकड़ा 25.7% हुआ करता था। सर, इस खबर के बाद निवेशकों को क्या अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्या डर है उनके लिए? ये खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पिछले जनवरी से अगर आप देखें तो जनवरी से अभी तक बार बार सेबी की तरफ से और अलग अलग विशेषज्ञों की तरफ से बात कही गई कि भारत के निवेशकों को, म्यूचुअल फंड निवेशकों को खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। आपको याद है कि इतनी भी सख्ती की थी कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स को पैसा लेने से रोका गया था और उन्होंने अपने लमसम निवेश को रोका भी था, लेकिन चीज़ें वापस वहीं लौट आई हैं। हमको फिर उसी तरीके का निवेश और उसी तरीके का स्पेकुलेटिव बबल या बुलबुला बनता दिखाई दे रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। आंकड़े जो मैं बता रहे हैं कि अगर आप पिछले 3 साल के हिस्से में देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप्स को बुरी तरह पछाड़ा है। यानी लार्ज कैप कंपनियां या जो मजबूत या बड़ी कंपनियां हैं जिनमें निवेश पर हमेशा निवेश सुरक्षित पाया जाता है, वो आकर्षण का केंद्र है ही नहीं। आकर्षण का केंद्र तो मिड कैप स्मॉल कैप है। निफ्टी करीब करीब 26% और 15% के आसपास बढ़ा है, लेकिन निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में 57%, 58% की बढ़ोतरी दिखाई दी। और इसको म्यूचुअल फंड एएमसीज ने इनकैश किया है, उन्होंने लोगों को लुभाया है, और म्यूचुअल फंड में इसका पैसा भी निवेशकों का पैसा भी इसमें पहुंचा है। लेकिन अब फिर एक बार लाल झंडा या रेड फ्लैग आया है कि नए सिरे से जो अभी रैली दिखाई दी है हमें बाजार में, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की हिस्सेदारी फिर वहीं बढ़ी है और वही खतरा वही है। विपुल जी नियमित रूप से इसको कवर करते हैं और इनको पता है कि इनके पास आने वाले अधिकांश सवालों में से ज़्यादातर सवाल मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेशकों के ही होते हैं। तो यदि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, जानकर निवेश करें, क्योंकि यहाँ बुलबुला बबल बन रहा है और ये नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई शेयर चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही चलता रहेगा। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो जिसमें रैली आ चुकी है उन शेयरों से दूर रहिए, अभी वैल्यूएशन को ध्यान में रखिए। इधर अनचाहे कमर्शियल कॉल से जल्द मुक्ति मिल सकती है। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत परेशान करने वाले अनचाहे कमर्शियल कॉल्स को अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में शामिल किया जाएगा। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिस पर जनता से भी राय मांगी गई है। ड्राफ्ट के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अनचाही कॉल्स के लिए टेलीमार्केटिंग कंपनियां और ग्राहक जिम्मेदार होंगे। सर, अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस बनाने का इसका मतलब क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। भारत में हर 12वें व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके की फिशिंग मार्केटिंग कॉल आ रही है इस समय। औसत जो एवरेज दिखाई दे रहा है वो 12वां व्यक्ति आप भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दिन भर में 1-2 कॉल रियल एस्टेट या किसी फिनांस से नहीं आती हुई। माना जा रहा है कि करीब 120 से 150 मिलियन फिशिंग मैसेज भारत में हर महीने भेजे जाते हैं, जिनके जरिए आपके डेटा चोरी का रिस्क होता है। और बहुत सारे लोग जिन्हें तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है, वो इस पूरा ये जो कुचक्र है इसका शिकार होते हैं। तो अब ऑपरेटर्स को समझाकर सब तरह से कोशिश करने के बाद सरकार एक नई और सख्त कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कोशिशें ये भी हुई कि कहा गया कि प्राइवेट नंबर से कॉल बंद हो जाए, नहीं बंद हुई। सारी मार्केटिंग कॉल प्राइवेट नंबर से आ रही हैं। यह कहा गया कि ऑपरेटर्स इनके लिए एक मैकेनिज्म बनाए, ऑपरेटर्स ने नहीं बनाया और ये समस्या जस की तस है। तो अब सरकार कानून के तहत ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि इस तरीके की पेस्की कॉल, मार्केटिंग कॉल, सेल्स कॉल्स को अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा, यानी अनुचित कारोबारी गतिविधि माना जाएगा।
इस गतिविधि में आने के बाद कोई भी कॉल आपके पास आती है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकेगी। क्या इसे अपराध बनाया जाएगा, इस पर सजा होगी कॉल करने वाले पर, यह नियम तो अभी पता नहीं है। लेकिन अब इन मार्केटिंग कॉल्स को अनुचित व्यापार गतिविधि के दायरे में लाया जा रहा है। और जो मार्केटिंग कॉल पेस्की कॉल कर रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये परिस्थिति आगे उन्हें सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ा सकती है। सर, सबसे ज़्यादा असर इस फैसले का किन कंपनियों पर होगा? देखिए, हम लोग अपने अनुभव से जान सकते हैं कि 3 अलग अलग सेगमेंट हैं जहां से इस तरीके की कॉल्स लगातार आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है रियल एस्टेट कंपनियों का, रियल एस्टेट कंपनियों से ज़्यादा रियल एस्टेट ब्रोकर्स का, जो पर्सनल नंबर से आपको कॉल करते हैं। दूसरा हिस्सा फिनटेक और फिनांस कंपनियों का है, दिन भर फिनांस कंपनियों के कॉल्स लोन के लिए, कार्ड के लिए आते हैं। और तीसरा बैंक्स और एनबीएफसी सेक्टर का है। और बड़ी आश्चर्य की बात है विपुल जी कि एनबीएफसी सेक्टर सरकार के नियंत्रण में है, रेगुलेशन में है, पर वहां से ही वो कॉल्स नहीं रोकी जा पा रही हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। और इसके बाद अब इन्हें किसी तरीके की कॉल्स करने के लिए अगर इनके की कॉलिंग को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या गैर ज़रूरी अनुचित व्यापार व्यवस्था माना गया तो फिर इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा। चलिए, इस बीच एक जैसी दिखने वाली और एक जैसे नाम वाली दवाओं पर अब सख्ती होगी। मरीजों की सुरक्षा के लिए सरकार एक जैसे नाम और रूप वाली अलग अलग दवाओं को बैन करने की तैयारी कर रही है। एक जैसी दिखने वाली और मिलते जुलते नामों वाली दवाओं से मरीजों को काफ़ी खतरा होता है। सर, वो कौन सी दवाएं हैं जिनको लेकर के शक है? दवा मंत्रालय के पास इस तरीके की शिकायतें पहुंची हैं कि कई दवाएं अलग अलग वर्गों में एंटीबायोटिक्स में, एंटी एलर्जिक में और एनेस्थेटिक दवाएं ऐसी हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, जबकि उनके काम और उनके गुण या उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इससे 2 तरीके के खतरे दिखाई दिए। एक तो मेडिकल स्टोर से गलत दवाएं लोगों को दी जा रही हैं जो नुकसान करने के जो फायदा करने के बजाय नुकसान बढ़ा रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि नकली दवाओं का रिस्क इस तरह से और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि एक जैसे नाम वाली दवाओं में थोड़ा बहुत बदलाव करके वैसी ही दवा बाजार में बेची जाती है। तो अब दवा उत्पादकों को, निर्माताओं को इस मामले में जांच करके एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जा रहा है जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर उनका ब्रांड या उनकी दवा का नाम किसी दूसरी दवा से मिलता है तो उन्हें अपना नाम बदलना होगा। और इस मामले में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन है उसकी तरफ से ट्रेडमार्क को लेकर विस्तृत नियम जारी किए गए हैं। भारतीय बीमा नियामक इरडा ने यूनिट लिंक बीमा योजनाओं यानी कि यूलिप को निवेश उत्पाद के रूप में प्रचारित करने पर रोक लगा दी है। इरडा ने कहा कि अब कोई बीमा कंपनी यूनिट लिंक या फिर इंडेक्स लिंक बीमा उत्पादों को निवेश उत्पाद के रूप में विज्ञापन नहीं करेगी। बीमा कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि बाजार से जुड़ी बीमा योजनाएं पारंपरिक बीमा पॉलिसियों से भिन्न हैं और इसमें जोखिम भी होता है। सर, इस आदेश को, इस बात को किस तरीके से निवेशक समझना चाहिए? निवेशक, ये आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी भारत में, हालांकि मनी 9 के जरिए लगातार लोगों को बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बार बार बताते हैं कि बीमा और निवेश 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं और तमाम कंपनियां और तमाम निवेशक बीमा में यूलिप को निवेश प्रोडक्ट के तौर पर खरीद रहे हैं। हुआ क्यों? ये इरडा को इतना सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा और इससे यूलिप के भविष्य को लेकर, यूलिप स्कीमों के भविष्य पर सवाल उठेगा, क्योंकि बहुत सारी बीमा कंपनियों ने पिछले 1 साल में विपुल जी ऐसे प्लान लॉन्च किए हैं जो यूलिप प्लान है और उनके जरिए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में निवेश आकर्षित किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि आप यूलिप में पैसा लगाएंगे तो आपको बीमा का फायदा मिलेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने पर जो म्यूचुअल फंड का फायदा है वो भी मिलेगा। जबकि और इस तरीके से विज्ञापन भी किया जा रहा है, जबकि बीमा कंपनी बीमा उत्पाद का विज्ञापन कर सकती है, उसके साथ जुड़े हुए उत्पाद को निवेश फंड के तौर पर नहीं दे सकती। अब ये पानी कहीं ना कहीं नाक तक आ गया। भारत के बहुत सारे लोग यूलिप इस तरह से खरीद रहे हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए खरीदते हैं, जबकि दोनों में बड़ा फर्क और अलग अलग है। और इसलिए अब इरडा को इस मामले में एक बड़ा मास्टर सर्कुलर जारी करना पड़ा है जिसमें यह कहा गया है कि इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग में किसी तरीके की मिसलीडिंग या गलत जानकारियां नहीं दी जानी चाहिए। यूलिप के उत्पादों का विज्ञापन साफ सुथरा और होना चाहिए और किसी भी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस कवर को इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। फिर ध्यान से सुन लीजिए, बीमा निवेश का जरिया नहीं है। बीमा आपके रिस्क कवरेज और सुरक्षा के लिए है। बीमा रिटर्न के लिए नहीं खरीदा जाता, बीमा खरीदा जाता है अपनी सुरक्षा के लिए और भविष्य की सुरक्षा के लिए। पर भारत में बीमा कंपनियां बीमा को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर बेच रही हैं और उसका सबसे बड़ा जरिया यूलिप है। बिल्कुल। तो क्या ये मान के चले सर कि यूलिप बंद हो जाएगी क्या?
यूलिप के ढांचे में बड़ा बदलाव तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि यूलिप को इस तरह से बेचा ही गया था। यूलिप में अधिकांश निवेश इस नाम पर आ रहा था कि बीमा मुफ्त में है, निवेश का फायदा है, जबकि बीमा मुख्य प्रोडक्ट है। कहा जाता था कि बीमा एडिशनली आपको मिल जाता है और आपको म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे मिलते हैं। लेकिन अब जो इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट हैं या स्टॉक मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट हैं, उन्हें बदलने के बाद यूलिप अगर IRDAI इसको लेकर और ज़्यादा सख्ती बढ़ाता है तो फिर इन प्रोडक्ट्स का पूरा तौर तरीका बदलेगा और यूलिप उत्पादों में बड़े पुनर्गठन होंगे, इस बात की संभावना दिख रही है जी। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, उन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। फटाफट नज़र डालते हैं झटपट पे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेहतरी के आंकड़ों के बाद कमोडिटी बाजार में तेजी देखी जा रही है। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव बढ़कर के $2380 के करीब पहुंच गया है, जो कि करीब 2 हफ्ते का ऊपरी स्तर है। इसी तरह ब्रेंट क्रूड में भी तेजी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $86 के करीब है, जो अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा भाव है। अमेरिका में महंगाई घटने और बेरोजगारी की कमी से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिस वजह से कमोडिटी की कीमतों में अब तेजी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक को बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी ने IPO लाने की मंजूरी दे दी है। ओला इलेक्ट्रिक प्रस्तावित IPO से 5,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। IPO में नए शेयर जारी करने के अलावा प्रमोटर और मौजूदा निवेशक 9.52 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री भी पेशकश लाएंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक बाइनेंस पर करीब 19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बाइनेंस पर PMLA ने के तहत रिपोर्टिंग इकाई के रूप में FIU के साथ रजिस्ट्रेशन न कराने का आरोप इनके पर लगाया गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, लेकिन दिन के कारोबार में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। निफ्टी ने 23,667 और सेंसेक्स ने 70,808 की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। शुक्रवार को शेयर बाजार में मीडिया, IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मा शेयरों में ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपकी टिप्पणी की। शेयर बाजार वापस उतार चढ़ाव के दौर में पहुंच रहा है, क्योंकि चुनाव के नतीजे, उनका असर और उसके बाद तमाम गतिविधियों का असर अब ठंडा पड़ गया है। वैल्यूएशन जिस लेवल पर पहुंच गए हैं, वहां से मुनाफा वसूली आ रही है। 2 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो आने वाले हफ्तों में शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को प्रभावित करेंगे। इस समय बजट से कोई बड़ी उम्मीदें बाजार में बनती नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बजट कुछ ऐसा ना करे जिससे बाजार का मिजाज खराब हो, ये इस बात की आशंका ज़्यादा है। जैसे F&O पर टैक्स लगाने की बात या कैपिटल गेंस को लेकर बदलावों की बात, ये सब आशंकाएं बाजार में तैर रही हैं। दूसरी तरफ ये कि अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। अब मानसून सबसे बड़ी चिंता है बाजार की। मानसून की प्रगति पर शेयर बाजार अब लगातार रोज नियमित निगाहें रखेगा, जिससे हम आपको प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में मानसून की प्रगति के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अगर मानसून का मिजाज जब बिगड़ता है तो अगले 15 दिन बाद फिर उसका असर हमें शेयर बाजार पर दिखाई देगा। शेयर बाजार के लिए अर्थव्यवस्था में इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर अगले हफ्ते मानसून होने वाला। चलिए, मानसून के आंकड़े तो हम लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार को लेकर कोई दुविधा है तो अब खाली वीकडेज पे ही नहीं, वीकेंड पे शनिवार को भी आपका जो कार्यक्रम है हेलो मनी 9 हम लेकर के आ रहे हैं। हर बार शनिवार को, तो आप लोग हमारे साथ दोपहर 1 बजे शनिवार को भी जुड़ना मत भूलिए। सर, अब मनी सेंट्रल को तो समाप्त करने का वक्त हो गया, लेकिन आज शुक्रवार है और लोग ये जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिकम में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। इस बार का इकोनॉमिकम इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर, जो आपने सुना होगा, सुर्खियों के बीच में मनी सेंट्रल में भी बताई थी और अलग जगह से घूम कर आई थी कि सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर की व्यवस्था समाप्त कर दी। लगभग 80 साल से चली आ रही व्यवस्था, जिसमें सऊदी अरब पूरी दुनिया को केवल अमेरिकी डॉलर में तेल बेचता था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसका क्या असर होने वाला है? इस व्यवस्था के बाद अमेरिकी डॉलर पर की सेहत पर कोई क्यों असर नहीं हुआ? क्या इस व्यवस्था के बाद दुनिया में एक और बड़ी करेंसी मुख्य भूमिका में आ गई है? बेहद दिलचस्प और बड़ा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है दुनिया के इतिहास की दृष्टि से भी, क्योंकि पेट्रो डॉलर समझौता एक अनोखा समझौता भी था, और मुद्राओं के भविष्य की दृष्टि से भी, और एनर्जी बाजार में की राजनीति को लेकर भी। तो तेल की दुनिया हमेशा मुद्रा बाजार, कूटनीति और ऊर्जा बाजार से गुथी और बुनी हुई होती है। इसके रहस्य खोलकर हम इस बार आपको इकोनॉमिकम में विस्तार से बताएंगे कि पेट्रो डॉलर गया तो अब क्या होगा, या पेट्रो डॉलर नहीं जाएगा बल्कि उसके साथ कोई और भी आ जाएगा। बिल्कुल, और काफ़ी दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के साथ ये एपिसोड हमने तैयार किया, और सर की तरफ से जो बातें बताई गई वो मुझे भी काफ़ी हद तक चौंकाने वाली लगी। तो आप भी, अगर आपका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र के अंदर है, तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए हमारे साथ, और इस बार का इकोनॉमिकम काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। अंशुमान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, अब मनी सेंट्रल को समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, खासतौर से वीकेंड पर भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। तो मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
ऐसे ही का तमाम ये कम